कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है इतिहास भारत एवं विश्व। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। तो दो प्रकार के समाज का वर्णन हम करेंगे कि मध्यकाल में भारत का समाज कैसा था और यूरोप का समाज कैसा था। तो इसी अध्याय 4 के आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, यूरोप में शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे? यूरोप में शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे? तो उत्तर है कि मध्यकाल में यूरोप का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। यूरोप का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले को पादरी वर्ग कहते थे, दूसरा जो था वो सामंत वर्ग था और तीसरा सामान्य जन था। तो सामंत वर्ग को ही शासकीय वर्ग कहा जाता था, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन यूरोप में शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे। तो सामंत वर्ग को ही शासकीय वर्ग कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य न्याय करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। भूमि पर इन्हीं का अधिकार होता था और इनके पास हजारों एकड़ भूमि होती थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी? कृषकों यानी कि किसानों की दशा कैसी थी? यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी? तो अगर हम कहें तो उत्तर है कि मध्यकाल में यूरोप में सामान्य जन के लोग ही किसान होते थे। ये भूस्वामी की भूमि पर काम करते थे। भूस्वामी इन्हें जोतने के लिए या खेती करने के लिए जमीन देता था। इस जमीन पर जो उपज होती थी उस उपज का केवल कुछ ही भाग इन्हें प्राप्त होता था। उस भाग में भी 10वां हिस्सा इन्हें चर्च को देना होता था। और दूसरी, क्योंकि किसानों की दशा पूछी हुई है, तो दूसरा पॉइंट है ये घास फूस की झोपड़ियों, यानी कि ये कौन? किसान। तो किसान घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। इसी झोपड़ी में वर्षा और सर्दी के मौसम में इनके पशु भी शरण लेते थे। और तीसरा पॉइंट है कि ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे, या दासों जैसा दासों का जीवन व्यतीत करते थे। भूस्वामी की अनुमति के बिना ये उसकी जागीर को छोड़कर नहीं जा सकते थे। यहां तक कि भूस्वामी की अनुमति के बिना ये अपने बच्चों के विवाह भी नहीं कर सकते थे। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो खेती के अलावा इनको भूस्वामी या जो जमीन का मालिक था, जिसको जमींदार भी कह सकते हैं हम, तो खेती के अलावा इनको भूस्वामी के घर पर भी अनेक काम करने पड़ते थे, जैसे चक्की में गेहूं पीसना, तंदूर में रोटी पकाना आदि। ये काम इन्हें मुफ्त में करने होते थे। इसके बदले में इन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता था, क्योंकि जिस कार्य की मजदूरी नहीं दी जाती उसको बेगार कहा जाता है। यह बेगार इनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसानों की जो दशा थी वो दयनीय थी। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी? भारत की पूछी गई मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी? तो उत्तर है इसका कि मध्यकाल में भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बाद, मध्यकाल में भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बाद मध्य एशिया से बहुत से लोग आजीविका की तलाश में यहां आए थे। इन लोगों का धर्म यहां के मूल नागरिकों से अलग था, इसलिए इन लोगों के आने से भारतीय समाज की संरचना काफी जटिल हो गई थी। इन लोगों का धर्म यहां के मूल नागरिकों के धर्म से अलग था, इसलिए लोगों के आने से भारतीय समाज की संरचना काफी जटिल हो गई थी। उस समय के भारतीय समाज में अनेक वर्ग शामिल थे और उसमें पहला वर्ग था शासकीय वर्ग। इस वर्ग में वे लोग शामिल थे जो शासन को चलाने का काम करते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय सत्ता पर तुर्कों का कब्जा हो गया था, तो इनको शासक वर्ग कहते थे, जो शासन चलाने का काम करते थे। दूसरा जो वर्ग था उसको धार्मिक वर्ग कहते थे। इसमें वे लोग आते थे जो धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी जीविका चलाते थे। इसमें
वे लोग आते थे जो धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी आजीविका चलाते थे। मुसलमानों में ऐसे लोगों को उलेमा कहते थे। उलेमा फारसी भाषा के शब्द आलिम से बना है, जिसका अर्थ होता है इल्म या ज्ञान। मस्जिद के धार्मिक कार्य करने वाले मौलवी, मदरसों के शिक्षक और न्यायालयों के न्यायाधीश इस वर्ग में आते थे। तो इनको क्या कहते थे? उलेमा। और कौन कौन से? मस्जिद के धार्मिक कार्य करने वाले मौलवी, मदरसों के शिक्षक और न्यायालयों के न्यायाधीश इस वर्ग में आते थे। हिंदुओं में धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य ब्राह्मण करते थे। धार्मिक क्रियाकलाप के साथ साथ ये पाठशालाओं में शिक्षा देने का काम भी करते थे। उस समय भारत के हर गांव में एक ब्राह्मण का घर जरूर होता था। गांव के सभी धार्मिक कार्य इन्हीं के द्वारा संपन्न करवाए जाते थे। और तीसरा वर्ग था भारतीय समाज में मध्यकाल में व्यापारी या फिर दुकानदार। मध्यकाल में भारत में व्यापारी व दुकानदार का भी एक प्रमुख वर्ग था, लेकिन ये व्यापारी किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते थे। उनमें से कुछ व्यापारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे तो कुछ स्थानीय व्यापार करते थे। क्षेत्रीय व्यापार करने वाले व्यापारी सेठ, वोहरा आदि कहलाते थे, जबकि बाकी व्यापारी या बनिक कहलाते थे। उनको व्यापारी भी कह सकते हैं या बनिक भी कहलाते थे। और चौथा वर्ग की अगर बात करें तो चौथा वर्ग था कृषक वर्ग। मध्यकालीन भारतीय समाज में किसानों का भी एक बड़ा वर्ग था। ये किसान आगे कई वर्गों में बटे हुए थे, जैसे खुद कास्त किसान, पाही कास्त किसान, मुजारियान किसान आदि। मध्यकालीन भारतीय समाज में भी किसानों की स्थिति दयनीय थी। जिस प्रकार यूरोप में दयनीय थी, इसी प्रकार मध्यकाल में भी किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। और पांचवा वर्ग था दास। मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का भी बोलबाला था। अधिकतर युद्ध बंदियों व कर न देने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों में स्त्री, बच्चे, पुरुष आदि सभी शामिल होते थे। दासों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाकर उनसे अनेक सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य, पीकदान उठाना, छत्र उठवाना, अंगरक्षक आदि करवाए जाते थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। और एक और वर्ग था, वो था कारीगर का। मध्यकालीन भारतीय समाज में कारीगरों का भी एक वर्ग था जो अपने कार्यों में बड़े दक्ष होते थे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के मध्य का समाज में कई प्रकार के वर्ग थे। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी? मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी? तो मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी। उस समय किसानों के कई वर्ग होते थे। जैसे उसमें पहला है खुद कास्त किसान। इस वर्ग में वे किसान आते थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। खुद कास्त किसान, इस वर्ग में वे किसान आते थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। इन्हें खुद कास्त किसान कहा जाता था। खुद कास्त का अर्थ होता है जो अपनी भूमि पर स्वयं कास्त या खेती करता हो। यह वर्ग राजा को निर्धारित कर देता था। और दूसरा वर्ग था पाही कास्त किसान। पाही कास्त किसान, पाही का अर्थ होता है बाहरी। पाही का अर्थ होता है बाहरी। अतः पाही कास्त किसानों से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। ये किसान जिस गांव में जाकर खेती करते थे वहीं पर उनकी अस्थायी झोपड़ियां भी होती थी। और तीसरा वर्ग है किसानों का रियायती या मुजारियान किसान। रियायती या मुजारियान किसान ये वे किसान होते थे जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी। ये वे किसान होते थे जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी, बल्कि वे किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे और इसके बदले में उपज का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। उसके बाद चौथा वर्ग था किसानों का मवासात। मवासात, अनेक किसान ऐसे भी होते थे
जो ना तो सरकार को कर देते थे और ना ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में ये लोग स्वयं जंगलों या पहाड़ी प्रदेशों में भाग जाते थे। ऐसे क्षेत्रों को मवास या मवासात के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी आ सकता है। तो मवासात क्या था? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 जो है वो है कि मध्यकाल में भारत में दास प्रथा पर नोट लिखो। मध्यकाल में भारत में दास प्रथा पर नोट लिखो। तो मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का बोलबाला था। अधिकतर युद्ध बंदियों व कर न देने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों में स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी शामिल होते थे। दासों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता था और इसके बाद उनसे अनेक सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य, पीकदान उठाना, छत्तर उठवाना, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड जिसको हम कहते हैं, आदि करवाए जाते थे। इनकी दशा अंततः शोचनीय होती थी। लेकिन मुगल काल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था। मध्यकाल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 है कि मध्यकाल में भारत व यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था? अंतर पूछा गया है कि मध्यकाल में भारत और यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था? तो मध्यकाल में भारत और यूरोप दोनों जगह किसानों की दशा काफी दयनीय थी, काफी मतलब चिंता वाली थी। यूरोप में किसान भूस्वामी की जमीन पर खेती करते थे। इसी जमीन पर जो उपज होती थी उस उपज का केवल कुछ ही भाग इन्हें प्राप्त होता था। उस भाग में से भी 10वां हिस्सा इन्हें चर्च को देना होता था। किसान घास फूस की झोपड़ी में रहते थे। खेती के अलावा इनको भूस्वामी के घर पर भी अनेक काम करने पड़ते थे, जैसे चक्की से गेहूं पीसना, तंदूर में रोटी पकाना आदि। ये काम इन्हें मुफ्त में करने होते थे और इसके बदले में इन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसी प्रकार अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय समाज में किसान कई वर्गों में बटे हुए थे। उसमें पहला आता है खुद काश्त किसान। इस वर्ग में वे किसान आते थे जो अपनी जमीन पर या अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। और दूसरे हैं पाही काश्त किसान। पाही का अर्थ होता है बाहरी, अतः पाही काश्त किसानों से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। और तीसरा है रैयती या फिर मुजारियान किसान। मुजारियान किसान ये वे किसान होते थे जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी, बल्कि वे किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे। जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी, बल्कि वे किसी भूस्वामी जमींदार की भूमि पर खेती करते थे और इसके बदले में उपज का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। प्रश्न नंबर 7 जो है वो है कि मध्यकाल में भारत एवं यूरोप में शासकीय वर्ग की स्थिति में क्या कोई भिन्नता थी? मध्यकाल में भारत और यूरोप में शासकीय वर्ग की स्थिति में क्या कोई भिन्नता थी? तो पहले हम यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में शासकीय वर्ग, तो मध्यकाल में यूरोप में सामंत वर्ग ही शासकीय वर्ग होता था। इन्हें काउंट या लॉर्ड कहते थे। सामंत वर्ग ही शासकीय वर्ग होता था। इन्हें काउंट या लॉर्ड कहते थे। इनका मुख्य काम न्याय करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। भूमि पर इन्हीं का अधिकार होता था। इनके पास हजारों एकड़ भूमि होती थी। इन सामंतों का जीवन बड़ा वैभवशाली होता था, ऐशो आराम वाला होता था। ये बड़े बड़े महलों में रहते थे तथा बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे। इसके बाद आता है भारत, क्योंकि पूछी है भारत में शासकीय वर्ग। तो मध्यकाल में भारत में शासकीय वर्ग 2 भागों में बटा हुआ था और उसमें पहला आता है नंबर 1 पर केंद्रीय शासक वर्ग। यह वह वर्ग था जो केंद्रीय सत्ता पर काबिज था, जो केंद्रीय सत्ता पर जमा हुआ था। केंद्रीय शासक वर्ग यह वह वर्ग था जो केंद्रीय
सत्ता पर काबिज था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा हो गया था। और दूसरा था स्थानीय शासक वर्ग। नंबर 2 पर है, दो भागों में बटा हुआ था। तो स्थानीय शासक वर्ग, यह वह वर्ग था जो स्थानीय शासकों, सरदारों या भूस्वामियों का था। ये स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव रखते थे। इस शासकीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग भी था जो गांवों में रहता था। ये बड़ी भूमि के स्वामी होते थे। राज्य इन्हें कर इकट्ठा करने का काम देता था, जिसके बदले में ये राजा से पारिश्रमिक भी प्राप्त करते थे। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे नायक, राय, चौधरी आदि। तो इस प्रकार से भारतीय जो मध्यकाल में जो भारतीय समाज था उसमें शासकीय वर्ग दो भागों में बटा हुआ था। एक और प्रश्न है, मवासात से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ गया है। मवासात से क्या अभिप्राय है? तो मध्यकाल में भारत में अनेक किसान ऐसे भी थे जो ना तो सरकार को कर देते थे और ना ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में ये लोग जंगलों या पहाड़ी प्रदेशों में भाग जाते थे। तो ऐसे क्षेत्रों को मवास या मवासात के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 9 है, अगर हम 9 की बात करें तो मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण पर चर्चा करो। धर्मांतरण पर चर्चा करो। मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण पर चर्चा करो। तो 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमण होते रहे। 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमण होते रहे। इन आक्रमणकारियों के साथ भारत में इस्लाम का भी आगमन हुआ। ये आक्रमणकारी जहां अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वहीं इस्लाम का भी प्रसार करना चाहते थे। इसलिए भारतीयों का धर्मांतरण या धर्म बदलने के लिए, इसलिए भारतीयों का धर्मांतरण करने के लिए इन्होंने तलवार की नीति अपनाई। लेकिन जब यह नीति सफल नहीं हुई तो लोभ एवं लालच का सहारा देकर, जजिया कर लगाकर, जो हिंदुओं पर लगाया जाता था खासकर, और धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें भी इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 1800 ईस्वी तक अविभाजित भारत में केवल 15% से भी कम आबादी का ही धर्मांतरण हो पाया था। तो ज्यादा सफलता इनको नहीं मिल पाई। प्रश्न नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्यकाल में यूरोप में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? मध्यकाल में यूरोप में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो मध्यकाल में यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां ऐशो आराम का जीवन जीती थी। सामंत वर्ग की स्त्रियां ऐशो आराम का जीवन जीती थी। सजना संवरना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना और नौकरों से काम लेना उनका मुख्य कार्य होता था। लेकिन दूसरी ओर नंबर 2 पर अगर हम बात करें, सामान्य जन या किसानों की स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण था। उन्हें दिन भर पति के साथ भूस्वामी की भूमि पर, जमीन पर काम करना पड़ता था। उनका पूरा जीवन भूस्वामी की सेवा में ही बीत जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, छोटा सा प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप में ग्रामवासी अपनी आय का कितना भाग चर्च को देते थे? तो बिल्कुल आसान सा है, कई बार आ चुका है, 10वां भाग जो है चर्च को देते थे। प्रश्न नंबर 12 है, मेनर किसे कहते थे? मेनर किसे कहते थे? तो मध्यकाल में यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा या जो उनकी जागीर होती थी, तो मध्यकाल में यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मेनर कहा जाता था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मध्यकाल में यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या फिर मेनर कहा जाता था। मेनर में एक किला और सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मेनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था। प्रश्न नंबर 13 है, बपतिस्मा क्या था? बपतिस्मा क्या था? बपतिस्मा क्या था? तो किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए जो धार्मिक स्नान करवाया जाता था, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं,
किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए जो धार्मिक स्नान करवाया जाता था उसे ही बपतिस्मा कहा जाता था। इस जल को बड़ा पवित्र माना जाता था। किसान इस जल को अपनी फसलों पर छिड़कते थे तथा पशुओं को भी पिलाते थे। प्रश्न नंबर 14 है, नाइट किसे कहते थे? तो मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग नाइट कहलाते थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है, बिशप किसे कहा जाता था? बिशप किसे कहा जाता था? गिरजाघर जो है वो ईसाइयों के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको गिरजाघर कहते हैं। तो गिरजाघर की देखरेख करने वाले पादरी को बिशप कहा जाता था। प्रश्न नंबर 16 है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो याद रखना है कल्हण की रचना है। और एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न नंबर 17, सही मिलान करो। एक तरफ चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और अबुल फजल, और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दे रखी, पुस्तकें जो इन्होंने रचना की जिनकी, तुगलकनामा, पृथ्वीराज रासो, अकबरनामा, पद्मावत और रामचरितमानस। तो अगर हम बात करें चंद्रबरदाई की जो पुस्तक का नाम है वो पृथ्वीराज रासो है, 2 नंबर वाला आएगा। और अमीर खुसरो की जो रचना है, ख का जो पहला है तुगलकनामा उनकी रचना का नाम है। और उसके बाद है तुलसीदास, ग की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की बड़ी सुंदर रचना है रामचरितमानस, ये तुलसीदास की है, तो 5 आएगा, ग का 5 आएगा। और जो घ है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का जो नाम है, बड़ी मशहूर है ये भी, मलिक मोहम्मद जायसी की, चौथा आएगा पद्मावत उनकी रचना का नाम है। और अंगय की अगर हम बात करें तो अबुल फजल की जो रचना है वो तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की है। कई बार आ जाते हैं परीक्षा में तो उसके जो कृति का नाम आ जाता है, तो आपने इनको भी ध्यान से याद कर लेना है। धन्यवाद, नमस्कार।